हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। आज हम जनवरी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे, सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मिड ऑफ जनवरी, लगभग 15-16 जनवरी तक चीज़ें को हमने अच्छे से समेटा, समझा चीज़ें को कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और जब आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो ये देख रहा होगा कि कोई टॉपिक नहीं मिस हो रहा होगा करंट अफेयर्स। ये 360 डिग्री जो अप्रोच होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। और मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन इज द की। अगर आप रिवाइज करते रहिएगा तो करंट अफेयर्स आपके दिमाग में हमेशा एक मेमोरी बनाए रखेगा और बहुत इजीली आप करंट अफेयर सवाल सॉल्व कर देंगे। तो आज हम जनवरी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे, देन वी मूव टू द फरवरी, ऐसे करके। और ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन वी मूव टू द बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं और ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल से तो रहते हैं। तो जनवरी को शुरू करते हैं और आज का जो पहला न्यूज है, चाइना लॉन्चेस PRSC। तो क्या नाम है सैटेलाइट का? PRSC E01 सैटेलाइट। ये कहां का सैटेलाइट है? तो चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च किया है पाकिस्तान का। तो चाइना हमेशा हेल्प करती है रिगार्डिंग द स्पेस डेवलपमेंट। अगर स्पेस का अगर डेवलप की बात करें पाकिस्तान का, तो चाइना ऑलवेज इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जितना स्पेस एजेंसीज जो भी काम करेगी या कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है या कोई नया टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, उसमें चाइना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनके पास कोई इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं ऐसा कोई सेंटर नहीं है, लॉन्चिंग पैड नहीं है। जैसे हमारे पास श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का एक लॉन्चिंग पैड है, वैसे करके पाकिस्तान के पास वैसा नहीं है जहां से वो चीजों को लॉन्च कर सके। तो दे ऑलवेज नीड हेल्प ऑफ चाइना। शुरुआती दौर में रसिया का हमें जरूरत पड़ता था, लेकिन आज के डेट में इसरो बिकम वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्पेस एजेंसी इन द ग्लोबल। तो जब हम ये बात करते तो याद रखिएगा PRSC ये कौन सा कहां का सैटेलाइट है? ये पाकिस्तान का सैटेलाइट है। और लॉन्च कहां से हुआ है? तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पाकिस्तान का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है, पाकिस्तान का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और क्या नाम है? PRSC E01। लॉन्च कहां से किया गया है? जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये याद रखिएगा, जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो यहां का उनका जो लॉन्च सेंटर है वो जिक्वान में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बस ये याद रखिएगा PRSC इज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। किसका? पाकिस्तान का। अब अगर हम पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी की बात करें, पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी की बात करें, तो क्या नाम है? सुपारको, SUPARको। तो पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इसने ये डेवलपमेंट, क्या नाम इसका? नाम है सुपारको। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखिएगा। तो PRSC E01 इज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च बाय जिक्वान सैटेलाइट सेंटर ऑफ चाइना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट इंडेक्स। हमने पिछले क्लासेस में भी कुछ इंडेक्स पढ़ा था। सबसे पहले इंडेक्स पढ़ा था एजिंग वाला, जहां भारत का रैंक था 1, 2, 3। टॉप में कौन था? बिल्कुल सही। उसके बाद सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा था? हेंसली पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें भारत का रैंक क्या था? 85वां। और उसमें टॉप में कौन था? सिंगापुर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमने पढ़ा था। अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। अब तो ये सवाल आएगा, इसमें भारत का डायरेक्ट रैंक पूछ सकता है, या ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये कोई यूएनओ का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लंदन बेस्ड, वो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स लॉन्च करती है। और इस इंडेक्स को आप जब देखिएगा तो इसमें टॉप में कौन है? USA। और भारत का क्या रैंक है? 25वां, 25th रैंक है भारत का। और टॉप पे कौन है? USA। तो इस अगर
इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 इंडिया सिक्योर 25th पोजीशन, स्कोर कितना है 76.6, तो 25वां रैंक है और स्कोर कितना है 76.6। टॉप में कौन है यूएसए और इसका स्कोर कितना है 97.6। तो भारत का रैंक याद रखना है, यूएसए का रैंक याद रखना है, लेकिन भारत का रैंक के साथ साथ थोड़ा सा स्कोर को भी याद रखिएगा, कितना 76.6। अगर हम बात करें इंडिया सिक्योर सेकेंड पोजीशन ग्लोबली बिहाइंड द यूएसए इन द फ्यूचर ऑफ वर्क, तो ये एक ओवरऑल इंडेक्स में 25वां रैंक है। अगर हम पर्टिकुलर फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करें तो भारत का रैंक है सेकेंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से निकलता है। ओवरऑल ये स्किल इंडेक्स का जो रैंक है उसमें भारत का रैंक कितना है 25, लेकिन अगर फ्यूचर वर्क की बात करें तो भारत का रैंक है सेकेंड। और ये किसने लॉन्च किया है क्यूकेली साइमंड्स, एक इंपॉर्टेंट यूके बेस्ड है क्यूकेली। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रखिएगा कि ये यूएनए का कोई भी एजेंसी नहीं है जो ये इंडेक्स को लॉन्च करती है। तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक्ड 25th विथ स्कोर ऑफ 76.6 और टॉप में कौन है यूएसए। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूड एट ए हिस्टोरिक लॉ ऑफ 5%। तो कहने का मतलब अगर हम 2024 में बात करें तो पहली बार ये इतना नीचे आया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहां पे पहुंच चुका है ये 5% अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ये 5% है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले सवाल यही आता है क्या ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन का ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कहने का मतलब एक स्पेशल एजेंसी है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर, वेरी गुड, जेनेवा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसी ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट का क्या नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक पब्लिश्ड बाय आईएलओ और उन्होंने ये बताया है कि हिस्टोरिकली 5% तक पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्ट सवाल ये आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता, तो याद रखिएगा आईएलओ के द्वारा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेडक्वार्टर इन जेनेवा। वर्ल्ड सो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो लेबर लोग क्या करता है एम्प्लॉयमेंट करने की मांग करता है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो ये जो लेबर लोग होता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। नेक्स्ट अगर हम बात करें खो खो, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है और वो भारत में नई दिल्ली में हो रहा है। और इसके दो इंपॉर्टेंट मस्कट थे, याद है रिवीजन किया था आपने, बिल्कुल तेजस एंड तारा। दो मस्कट ने हमने बात किया था, तेजस एंड तारा, ये दो मस्कट थे। न्यू दिल्ली में खो खो वर्ल्ड कप हुआ, अब वो खो खो वर्ल्ड कप समाप्त हो गया। जब समाप्त होगा तो कोई ना तो कोई वर्ल्ड कप विनर होगा इन द वुमेन और इन द मेन। तो भारत दोनों में, मेन में भी एंड वुमेन में कौन विजेता रहा, इंडिया। याद रखिएगा वर्ल्ड कप खो खो कौन जीता है 2025 में, भारत। महिला हो या पुरुष हो दोनों में भारत जीता है और दोनों में रनर अप कौन है, नेपाल। India's men Kho team beat Nepal while the women team defeated Nepalese team। तो दोनों में कौन विजेता रहा, भारत। अगर हम मेंस टीम के कैप्टन की बात करें तो प्रतीक एंड वुमेन टीम की बात करें तो प्रियंका। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, खो खो कहां पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है खो खो वर्ल्ड कप 2025। दूसरा अगर हम मस्कट की बात करें तो क्या था, तेजस एंड तारा। अगर हम विनर की बात करें तो विनर कौन है, मेन में इंडिया, और वुमेन की बात करें तो अगेन इंडिया। रनर अप नेपाल, बोथ।
नेपाल, बोथ। कैप्टन की बात करें तो मेन में प्रतीक, तो नहीं याद रखिएगा, एंड प्रियंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। खो खो वर्ल्ड कप 2025। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अंडमान निकोबार गेट जीआई टैग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 7 प्रोडक्ट्स हैं अंडमान निकोबार को जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, जीआई टैग। पढ़ते हैं क्या क्या नाम है प्रोडक्ट के नाम। पहला, निकोबारी कोकोनट। समुद्री इलाका तो कोकोनट तो होता ही होगा ही ज्यादा, तो वहां का जो निकोबारी कोकोनट है उसको क्या मिला, जीआई टैग। दूसरा, निकोबारी ताबी नागच, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। ये सातों प्रोडक्ट आपको याद रखना, हो सकता है इसमें सवाल पूछ दे और बोल देगा कि कौन सा नहीं है, या ऑल ऑफ द एबव, ये भी हो सकता है। तो सातों प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दैट ए single union territory has been granted GI tag for 7 product। तो भारत के इतिहास में पहली बार किसी यूनियन टेरिटरी को इकट्ठे 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये सातों प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए जब आप इस टाइप के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो निकोबारी कोकोनट, ताबी नागच, अंडमान मूसली राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, होदी, निकोबारी मैट, निकोबारी हट एंड वुड क्राफ्ट। ये जो वुड क्राफ्ट देख रहे हैं, नारियल पानी तो समझ में आ रहा, कोकोनट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइस की बात है, ये वुड क्राफ्ट, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है सातों प्रोडक्ट। बिहार में जैसे आपने देखा होगा जीआई टैग मिला है, तो अंडमान निकोबार भारत का पहला ऐसा टेरिटरी है जहां पे 7 जीआई टैग मिले इकट्ठे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये सारे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? तो सारा चीजों को आप समझ रहे हैं करेंट अफेयर्स ये वीडियोस के माध्यम से, और आप लोग जो क्लास में बैठे हैं तो चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो पाकिस्तान वाला न्यूज हमने देखा, उसके बाद खो खो वाला न्यूज देखा, 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखें, एंड देन वी मूव टू द जीआई टैग। नेक्स्ट बात करते हैं विजय हजारे। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटका डिफीट्स विदर्भ टू रिकॉर्ड 5th टाइम। तो कर्नाटका ने 5th टाइम ये विजय हजारे ट्रॉफी जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने क्रिकेट में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको पता है कि विजय हजारे भी बहुत बड़ा ट्रॉफी होता है डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे रणजी आपने देखा टेस्ट मैच होता है, वैसे ही करके विजय हजारे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेशनल लेवल। तो कर्नाटका इस बार फिर से जीता है, और ये कर्नाटका का कौन सा नंबर ट्रॉफी है? 5th। दिक्कत क्या है ना, आप लोग आईपीएल के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को आईपीएल में इतना इंटरेस्ट लगता है, जो नेशनल लेवल पे ये सब ट्रॉफी होता है ना उसमें कोई रुचि ही नहीं रहता, ना लोग देखते हैं और ना क्या न्यूज निकल कर आता, उस पर भी ज्यादा बातचीत नहीं। क्योंकि आईपीएल को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है, इतना थोड़ा सा फैंटासी कर दिया गया है ना कि लोग इसी में लगे रहते हैं। तो जो विजय हजारे जैसे नेशनल लेवल पे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल कर आते हैं, अच्छे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं भारत के लिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका जीता है, किसको हराया है? विदर्भ को, याद रखिएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को एंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर 2025 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो यूनेस्को, याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, यूएनओ की हम बात नहीं कर रहे हैं, यूनेस्को की बात कर रहे हैं और WMO की बात कर रहे हैं। यूएनओ की, ये सब यूएनओ के स्पेशलाइज एजेंसी हैं, लेकिन पर्टिकुलर यूएनओ ने डिक्लेयर नहीं किया है 2025 को इंटरनेशनल। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? मैंने आपको बताया था, कहां पे? पेरिस। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। इन दोनों ने क्या डिक्लेयर किया 2025 का? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो याद रखिएगा, यूनेस्को एंड WMO प्रिजर्वेशन।
अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। 21 मार्च 2025 को पूरे देश में या ग्लोबली क्या हम सेलिब्रेट करेंगे? वर्ल्ड ग्लेशियर डे। और फर्स्ट ग्लेशियर डे कब सेलिब्रेट होगा? 21 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ के द्वारा घोषित किया गया है, और 21 मार्च 2025 को पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जाएगा। और द ग्लोबल वार्मिंग हो, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कहां पे? दुसान में, ताजिकिस्तान। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। जब आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज पढ़ा होगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसमें ताजिकिस्तान भी पढ़ा होगा। द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो यूएसएसआर से कटकर बनी थी, तो वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये चीजें सारी निकल कर आई थी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 2025 डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बाय यूनेस्को एंड डब्ल्यूएमओ। 21 मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट ग्लेशियर डे। Donald Trump shone in 47th president of the USA and JD Vance takes office as a vice president। तो डोनाल्ड ट्रंप पे पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था कि कहां पे उन पे गोली का वो जो अटैक हुआ था पेंसिल्वेनिया में, जब वो प्रचार कर रहे थे वहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अगर हम सीरियली देखे जाएं तो कितना नंबर है? 47 प्रेसिडेंट। तो 46 कौन हुआ था? तो 46 जो बाइडेन। और 45 कौन हुआ? तो 45 अगेन डोनाल्ड ट्रंप। तो 47 उन्होंने ये नवंबर 2024 में उन्होंने वो किया। और जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर उनका नंबर देखें तो 50, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 47 ट्रंप, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो दो इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट इस पर भी सवाल पूछ दिया जाएगा कि कौन सा नंबर पे। ये वन लाइनर वाले भी एरियाज में कवर हो सकता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, ये तो आपको पता चल गया कि जो बाइडेन थे उनको इन्होंने एक तरीके से रिमूव करके बना। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस, याद रखिएगा, कमला हैरिस को एक तरीके से सक्सीड किया है। कौन सा? जेडी विंस एज ए वाइस प्रेसिडेंट। याद रहेगा 47 50। ट्रंप सक्सेसर कौन बने हैं और कौन थे पहले? बाइडेन, इधर वाइंस, कमला हैरिस। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट्स इंडियाज फर्स्ट एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भारत में एक सर्वे किया है किसके ऊपर? एडिबल ऑयल, जो आप ऑयल खाते हैं घर में, जो एडिबल होता है, उसके कंजम्पशन के ऊपर ये सर्वे किया गया। और ये सर्वे कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे पहले सवाल तो मेरा है, कौन है मिनिस्टर? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भारत के? नरेंद्र सिंह तोमर थे। जब एग्रीकल्चर बिल आया था ना तो उस समय नरेंद्र सिंह तोमर है। अब उसी राज्य के शिवराज सिंह चौहान, एमपी के लाडले नेता, जिनको मामा बुलाया जाता है, वहां के जनता उनको बहुत पसंद करती है, बहुत लाडले नेता बोल सकते हैं, बहुत जमीन जुड़े नेता हैं, बहुत अच्छा उनका परसेप्शंस बना हुआ है रिगार्डिंग सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहाँ के ही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी वहीं के लीडर रहे और शिवराज सिंह चौहान भी। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको बनाया गया। अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। उन्होंने उसी मिनिस्ट्री के फर्स्ट एडिबल ऑयल कंजम्पशन। तो याद रहेगा कौन है मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे दिनों तक, सालों तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे। इस बार मोहन यादव के आने के बाद वो उन्होंने कैबिनेट में उनको मिनिस्ट्री दिया गया। द इनिशिएटिव एम्स टू effective implementation of the national mission on edible oil seeds। 40 डे ये तो बस इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ने एक इंपॉर्टेंट सर्वे कराया है। तो किस पे कराया है? तो फर्स्ट एडिबल ऑयल कंजम्पशन सर्वे है। और मिनिस्ट्री का नाम आपको याद रखना है, मिनिस्टर का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500।
ग्लोबल 500, इसने एक इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज किया या सर्वे या रिपोर्ट रिलीज किया, और इसने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड किसको बनाया? नंबर 1 एप्पल। एप्पल जो आप लोग आईफोन्स, मैकबुक, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस जो यूज करते हैं एप्पल ब्रांड का, तो एप्पल ब्रांड इज द नंबर 1 ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल 500। तो 19th ग्लोबल का ये 500 का रिपोर्ट आया है। कौन लॉन्च करता है? ब्रांड फाइनेंस। एप्पल वाज रिटेन द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ 574.5 US डॉलर बिलियन। टाटा ग्रुप, अगर भारत की हम बात करें तो टाटा ग्रुप 15वां है, भारत से पहला। और ग्लोबली कौन है? टाटा ग्रुप। उसको कितना रैंक है? 15। तो टॉप में एप्पल, 15th में कौन सा है? भारत का टाटा ग्रुप। सेकेंड अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल थर्ड। ये सब बेसिक आपको याद रखना है, क्योंकि अमेरिका से सबसे ज्यादा है ब्रांड से इस ग्लोबल 500 में। सबसे ज्यादा ब्रांड कहां से? अमेरिका का। अमेरिका का होगा ही, क्योंकि सब बड़े बड़े ब्रांड्स तो वहीं से है। अगर एप्पल की बात करें, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, जनरल इलेक्ट्रिकल्स की हम बात करें, टेस्ला की बात करें, तो ये सब, अमेजोन की बात करें, सब तो यूएसए का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 15 ब्रांड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, हम ग्लोबल 500 की बात कर रहे हैं। बाकी इस चीज को तो आप रिवाइज कीजिएगा। ग्लोबल 500 ने नंबर 1 किसे बताया है? एप्पल को। और ये कौन सा रिपोर्ट है? 18वां रिपोर्ट आया है इनका। किसके द्वारा लाया जाता है? ब्रांड फाइनेंस। अगर हम बात करें तो 15वां कौन सा है? टाटा ग्रुप। तो भारत से पहला, और ओवरऑल 15th कौन है? ये। और टोटल अगर हम बात करें भारत से कितने ब्रांड्स हैं, तो टोटल भारत से 15 ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल 500 में लाए गए, और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं WMF। क्या होता है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट watch list added moon to list of threatened cultural sites for the first time. 2 Indian sites on the list. Very very important, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड एक इंपॉर्टेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। कौन जारी किया है? WMF, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। उसने एक इंपॉर्टेंट लिस्ट जारी किया है और उसमें थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स की बात की गई है, और फर्स्ट टाइम उसमें मून को रखा गया है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत के 2 इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है, उसको भी एज ए थ्रेटेंड ग्रुप में रखा। जैसे आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना, क्रिटिकली इंडेंजर, वनरेबल, इंडेंजर स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज, वैसे करके कुछ कल्चरल साइट्स है पूरे दुनिया में, और इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है उसको फाइंड आउट करना और कौन थ्रेटेंड है, जिसने मून को पहला रखा है और साथ में भारत का 2 इंपॉर्टेंट साइट्स। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड हैव रिलीज 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। This year list has gone beyond usual landmarks such as temples, cemeteries and moon. तो कहने का मतलब ये जो हमारे इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स होते हैं या टेम्पल होता है, उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन पहली बार इसके बियॉन्ड गए हैं, ये चांद को ही मॉन्यूमेंट वाले इस वॉच लिस्ट में रख दिया गया, चांद को ही। ये बड़ा पहला सिग्निफिकेंट चीज तो यही हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है फॉर आवर एग्जामिनेशन। चांद को रखने वाला, चांद को बता रहा है, यहीं से बैठे बैठे बता रहे होंगे कि वो भाई थ्रेटेंड है। अब किस संदर्भ में उन्हें कह रहे वो उसे हमें नहीं जानना है, बस हमें याद रखना है, चीजें को समझना है। अगर हम बात करें भारत से कौन कौन है, तो भारत से है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात का, और मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग तेलंगाना। मूसी तो रिवर है, आपने पढ़ा होगा, कृष्णा ट्रिब्यूटरी। तो 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है जो भारत का, कहां से कौन कौन सा है? पहला है भुज गुजरात का वाटर सिस्टम, और मूसी ये तेलंगाना। और ओवरऑल फर्स्ट टाइम मून वाज एडेड इन दिस लिस्ट।
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड रिलीज द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025। भारत के दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, याद रखिएगा, भुज और मूसी रिवर, तेलंगाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टोटल कैपेसिटी की बात की जा रही है। तो इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अगेन पहले ही सवाल आता है, कौन है मिनिस्टर इनका, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, कौन है? ये बेसिक चीजें आपको याद रखना होगा। तो प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रहेगा। धर्मेश प्रधान है वो। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो हेल्थ मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेश प्रधान। ये सब चीजें को याद रखिए, इसके लिए कोई करंट अफेयर्स का स्पेशल सीरीज नहीं आएगा, ये चीजें आपको याद रखना, कभी भी सवाल आ सकता। और जब ऐसे सवाल गलत होंगे तो बहुत अफसोस होगा, क्योंकि लगभग 99% लोग इस सवाल को सही करेंगे और जहां पे इजी एक नंबर मिलेगा, और वहां पे आप गलत अटेम्प्ट करेंगे, एक नंबर तो खोएंगे, साथ में नेगेटिव भी आप कर रहे हैं। ऐसे सवाल को नहीं गलत करना, एक बार बस पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। बहुत चीजें तो मिनिस्ट्री मैंने यही क्लासेस में ही पढ़ा दिया आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक इंपॉर्टेंट रोड मैप जारी किया और उसमें बताया है कि कैसे चीजें ने डेवलपमेंट किया इन द रिन्यूएबल सेक्टर्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत का कैपेसिटी कहां तक पहुंच गया है, 209.44 गीगावाट। अगर हम 2024 तक की बात करें तो भारत ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और कहां तक हम पहुंच गए, 209 गीगावाट। याद रहेगा, 209 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 2020। और ये कितना परसेंट इंक्रीज है, 15.8%। 15.8% ये इंक्रीज है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस रिन्यूएबल एनर्जी में कौन डोमिनेट करता है, तो सोलर 24.5 गीगावाट, 24.5 गीगावाट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब डेटा को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्री निकालना होगा। तो प्री निकालने के लिए ये डेटा भी हमें प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री कौन है, प्रहलाद जोशी। मिनिस्टर कौन है वो मैंने बताया। इसके एक इंपॉर्टेंट रोड मैप आया है, और इस रोड मैप में बताया गया है 209 गीगावाट हमने एक इंपॉर्टेंट इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है, 15.84%। और इसमें डोमिनेट कौन किया है, सोलर एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सरला एविएशन अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटाइप शून्य, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड बाय 2028। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। 2028 में एक सरला एविएशन प्राइवेट कंपनी है जिसने प्रोटाइप का नाम क्या दिया, शून्य। याद रहेगा, सरला एविएशन प्रोटाइप का नाम है, और प्रोटाइप टैक्सी की बात की जा रही है, एयर टैक्सी की बात कर रही है। इस प्रोटाइप का नाम, प्रोटाइप का मतलब हो गया इनिशियल में, एक तरीके से डेमो बनाकर दिखाया जा रहा, पहला प्रोटाइप। उसमें बहुत चीजें अभी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगे इन द फ्यूचर। लेकिन अगर इनिशियल फेज में अगर हम बात करें तो अभी क्या है, प्रोटाइप, उसका नाम है शून्य। और किसने ये लॉन्च किया है, सरला एविएशन प्राइवेट कंपनी है, और ये पहला फर्स्ट एयर टैक्सी है। याद रहेगा, भारत मंडप में एक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ था, वहीं पे ये सारी चीजें हुई। ये कहाँ की कंपनी है, कर्नाटका की है, कर्नाटका की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, अगेन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। सारे रिपोर्ट्स हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, और बार बार मैं रिपीट करूंगा, आपको याद रहेगा। तो याद रहेगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। सबसे पहले सवाल आता है, अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया सिक्योर 4th पोजीशन। भारत का रैंक क्या है इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, भारत का रैंक है 4th। टॉप में कौन है,
यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया। तो मिलिट्री का पावर वो देख रहा है, तो फायर पावर इंडेक्स शोज द मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स गिव्स द आइडिया ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज। उसमें टॉप में यूएसए, देन वी मूव टू द रसिया, थर्ड चाइना, और भारत का रैंक क्या है? फोर्थ। और अगर उसके पावर इंडेक्स की वैल्यू की बात करें तो 0.1184, 0.1184। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हम बात करें ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया जाता है, तो सिप्री के द्वारा ये लाया जाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप याद रखिएगा। इंडियाज डिफेंस एलोकेशन 75 बिलियन, ये सब भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन अभी हमें रैंक याद रखना है। भारत का रैंक चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स गिव्स द आइडिया ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल कंट्रीज। ओके, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Global Investment Trends Monitor 2024. FDI rises 11% and drops 8% excluding European follows. तो ये FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा होगा, जब बाहरी कंपनी आके किसी भी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, FDI। उसमें ये रिपोर्ट आया। अगर हम इसी रिपोर्ट की बात करें तो भारत में लगभग 50 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट हुआ एज ए FDI, 50 बिलियन। और इसी रिपोर्ट ने क्या नाम है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2024। और ये कौन लॉन्च करता है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड का जो FDI का लेकर है वो सारा चीज। अगर भारत की हम बात करें 13% का इंक्रीज हुआ है, हुआ है, ठीक, बढ़ा है 13%। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो कितना, 50 बिलियन। अगर हम 2024 में देखेंगे, पिछले सालों की बात करेंगे, तो ये लगभग 45 बिलियन US$ था। इस बार कितना है, 50 बिलियन US$। ओके, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 13%। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2020। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल वोटर्स डे 2025। 2025 की अगर हम बात करें तो हर साल 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी से एक दिन पहले। और 2025 की अगर हम बात करें तो ये चीज क्या है, थीम क्या रहेगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ए कंटिन्यूएशन ऑफ दी 2024 थीम। तो कहने का मतलब जो 24 का जो थीम था वो 25 का ही थीम। तो क्या थीम था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यहां तक ये थीम है, याद रखिएगा। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। और 2025 का थीम सेम है जो 2024 था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और ये कौन सा है, 15th नेशनल वोटर्स डे। तो कहने का मतलब ये कब शुरू हुआ था उससे जोड़ लीजिएगा, तो ये 15th नेशनल, तो 2014-15 से ये चीजें शुरू हुई। हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, तो ये थीम याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर अरविंद पंगड़िया लॉन्च नीति आयोग inaugural FHI 2025. Odisha, Chhattisgarh and Goa top 3 performing states. Very, very important news in the economy and for the Bihar specific. तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ये हमेशा लॉन्च किया जाता है और इस बार नीति आयोग के अरविंद पंगड़िया ने इस चीज को लॉन्च किया। अरविंद पंगड़िया अभी क्या है, चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के। 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। सबसे पहला सवाल, अंडर विच आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड, 280, वेरी गुड, 280, आर्टिकल 280
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, उसमें चेयरमैन होते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन का कौन चेयरमैन है? अरविंद पंगड़िया। इससे पहले वो नीति आयोग से रिलेट करते थे। तो वहां से FHI का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स लॉन्च हुआ है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, डेप्ट मैनेजमेंट, फिस्कल प्रूडेंस, स्टेट कैसे काम करती है टू कंट्रोल, टू मैनेज देयर फिस्कल हेल्थ, कि पैसा कितना खर्च करना है, कहां से पैसा आएगा, क्या आएगा, ये सब फिस्कल पॉलिसी होगा। आपने बजट में भी पढ़ा होगा फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर, FRBM एक्ट को लेकर। तो फिस्कल हेल्थ कैसा रहेगा, स्टेट क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस हिसाब से रैंकिंग किया जाता और इंडेक्स जारी किया जाता। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। और इसी इंडेक्स में 2025 के इंडेक्स में कौन टॉप पे? ओवरऑल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो कहने का मतलब जो टॉप रैंक देखिएगा ओवरऑल, वो कौन सा है? उड़ीसा। तो इस करंट अफेयर न्यूज से सारे चीजें हम सबने कवर किया है। फिस्कल इंडेक्स रिपोर्ट, नीति आयोग, अरविंद पंगड़िया, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 28। अगर हम बिहार की बात करें इस इंडेक्स के रिपोर्ट के, तो बिहार का रैंक है 13th। बिहार का क्या रैंक रहेगा? याद रखिएगा 13वां रैंक है बिहार का। लगभग 27 पॉइंट कुछ इनके इंडेक्सेस के नंबर आए। तो नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13th रैंक ऑफ बिहार एंड क्या पॉइंट है? 27। उतने इंडेक्सेस नंबर मिले, उतने उस डेटा के हिसाब से मिला है। और टॉप पे कौन है? उड़ीसा। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 याद रहेगा, नीति आयोग, अरविंद पंगड़िया लॉन्च दिस इंपॉर्टेंट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट हु इंप्लीमेंटेड यूसीसी। यूसीसी आपने कहां पढ़ा था? फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी में आपने पढ़ा था। तो उत्तराखंड इज बिकम द फर्स्ट स्टेट हु इंप्लीमेंट, याद रहेगा बेसिक चीज है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, केम इफेक्ट 27 जनवरी 2025। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पोर्टल लॉन्च किया। तो अगेन याद रखिएगा, उत्तराखंड देवभूमि जिसे बोला जाता है, बिकेम द फर्स्ट कोड स्टेट हु इंप्लीमेंटेड यूसीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन। वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन इंदौर, उदयपुर बिकेम द इंडियाज फर्स्ट रामसार वेटलैंड सिटीज। तो रामसार वेटलैंड साइट्स आपने पढ़ा होगा। अब रामसार वेटलैंड सिटीज को लेकर चर्चा में है, जिसमें इंदौर और उदयपुर। इंदौर कहां हो गया? मध्य प्रदेश। और उदयपुर कहां हो गया? राजस्थान। तो इसने वेटलैंड सिटीज को एक तरीके से टैग किया है। India, Indore and Udaipur became the first two Indian cities who joined the global list of wetland aggregated cities. Wetland aggregated cities, जैसे आपने रामसर साइट्स पढ़ा होगा, चिल्का लेक पढ़ा होगा, बहुत सारे साइट्स आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही करके फर्स्ट दो इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम लिया जा रहा है, इंदौर और उदयपुर बिकेम द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ इंडिया हु एक्रीडेटेड इन द वेटलैंड सिटीज। उदयपुर, इंदौर, फर्स्ट टू इंडियन वेटलैंड सिटीज एंड रामसर कन्वेंशन। टोटल नंबर ऑफ सिटीज की हम बात करेंगे तो 74 है। और इसी 74 में भारत का इंदौर जो मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो राजस्थान में है, ये इस वेटलैंड सिटीज के कैटेगरी में आया है। याद रहेगा, इंदौर, उदयपुर। इंदौर का पोहा जलेबी बहुत फेमस है, कभी मौका मिले। उदयपुर का भी खाना और बहुत दाल बाटी चूरमा। इंदौर का भी मौका मिले तो वहां जाइएगा, पोहा जलेबी बड़ा फेमस है, वहां पे एक हॉकर्स पॉइंट है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आप कभी मौका मिले, अधिकारी बनिएगा तब घूमने जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, पद्मा अवार्ड्स 2025। आपको पता है जब 26 जनवरी होता है तो पद्मा अवार्ड भी दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। वही पद्मा अवार्ड सारे जगह दिए गए 2025 में। अगर हम बात करें तो पद्मा अवार्ड्स इंक्लूड 7, मतलब सबसे टॉप क्या होता है? पद्म विभूषण सबसे टॉप में होता है इस पद्मा अवार्ड में। सेकंड होता है पद्म भूषण एंड नेक्स्ट थर्ड क्या होता है? पद्मश्री।
तो अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो इसमें कितने लोगों को दिया गया 7, क्योंकि सबसे टॉप में है तो कम ही लोगों को दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बांट दो जितना मन में बांटना है। उसके बाद अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो 19 एंड पद्मश्री की बात करें तो 113। तो इससे आपको समझ में आ जाता है द कैटेगरी एंड द हायरार्की इन द पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो 7, 19 और 113। अब ये सवाल आता है कि जैसे ये कम है तो आपको ये सातों याद रखना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बिहार से किसको किसको है। तो अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो जगदीश सिंह केहर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मिला है। डी नागेश्वर रेड्डी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एआईजी हॉस्पिटल्स, तो एक डॉक्टर को मिला है जो हॉस्पिटल्स चेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जापान के सीईओ, सुजुकी मोटर के सीईओ को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ओसामू सुजुकी। एक तो बाहरी लोगों को भी मिलता है जो बाहर कंट्रीज के, जो भारत के लिए कुछ ऐसा चीज है, तो मारुति सुजुकी, मारुति भारत की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी, दोनों में कोलैबोरेशन हुआ और मारुति सुजुकी जो आप कार्स रोड पे देखते हैं उसके सीईओ को ओसामी सुजुकी को भी पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर पद्म विभूषण की, तो कथक डांसर रजनीकांत, गुजरात के मलयालम राइटर जनपद विनर और केरला के उनको मिला। शारदा सिन्हा, इनको भी मिला द फेमस फोक सिंगर भारत के, बिहार के, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शारदा सिन्हा जिनको ये चीज मिला है, पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, मृत्यु के बाद ही मिला है लेकिन मिला है पद्म विभूषण। तो साथ में एक बिहार का भी नाम है, बिहार की फेमस फोक सिंगर शारदा सिन्हा। अगर इनके आप जब गाना सुनते होंगे छठ से पहले बजता, अगर ये गाना बज गया तो मतलब छठ पर्व शुरू, छठ महापर्व शुरू हो गया बिहार में। इनको भी पद्म विभूषण मिला है इनके मृत्यु के बाद। ओके, शारदा सिन्हा। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो विवेक डेबरॉय, ये सबको भी है। अगर कुछ पद्म भूषण जो है अगर बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिंगर्स हैं, उनको भी मिला, कुछ लोग हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस अवार्ड्स को याद रखिएगा। 7, 19, 113। बिहार से अगर पद्म विभूषण की बात करें तो फेमस फोक सिंगर शारदा सिन्हा, उनको मिला है मृत्यु उपरांत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया शॉर्ट फिल्म अनुजा नॉमिनेटेड फॉर 97th एकेडमी अवार्ड्स। तो 97th एकेडमी अवार्ड में भारत का अनुजा फिल्म है उसको नॉमिनेट किया गया। अब अनुजा फिल्म क्या है, एक शॉर्ट फिल्म है जो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मिला। तो पहला तो यही कि शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ये नॉमिनेट हुआ। फिल्म इज बैक्ड बाय प्रियंका चोपड़ा, प्रोड्यूसर गुनीत मुंगा, ये चीज है। तो गुनीत, ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा। एलिफेंट विस्पर्स, एंड ऑफ सेंटेंस। तो अनुजा जो मूवी है, शॉर्ट मूवी है, उसको नॉमिनेट किया गया कहां पे, एकेडमी अवार्ड्स 2025। स्टेट विजिट ऑफ H.E. प्रोवो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया टू इंडिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार 26 जनवरी 2025 में ये चीफ गेस्ट भी थे इन रिपब्लिक, चीफ गेस्ट थे कहां पे, रिपब्लिक डे परेड में। रिपब्लिक डे परेड में इंडोनेशिया के जो H.E. प्रोवो हैं, जो वो विजिट भी किए थे, और भारत के देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट भी बनाया गया। तो याद रहेगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट H.E. प्रोवो सुबियांतो दोजो दुस्मुक्सको, नाम याद रख लीजिएगा, बस फ्रेज याद रखिएगा तो सही हो जाएगा। पूरा नाम रटना नहीं, आपसे पूछा नहीं जा रहा, गोला मार कर आना। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट विजिट किए थे इसी बीच में 26 जनवरी, 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में, और भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट थे। ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स जॉर्जिया एज द 45th मलेरिया फ्री कंट्री। तो जॉर्जिया को डिक्लेयर कर दिया गया, और किस रैंकिंग में आया, 45th। इससे पहले 44 और देश थे जहां पे मलेरिया फ्री कंट्री उसको अनाउंस किया गया, और जॉर्जिया कौन सा देश बना, 45th कंट्री। ओके, Georgia officially certified as a malaria free, celebrating as a major achievement. 45th country overall है, first in the
WHO यूरोपियन रीजन, तो यूरोपियन रीजन में अगर हम बात करें तो जॉर्जिया फर्स्ट कंट्री हो रहा है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी निकल कर आ रहा है। 45 तो ओवरऑल है, लेकिन पहला यूरोपियन कंट्री है। ग्लोबली 45 कंट्रीज को मिला है जो हमने बात किया है, एंड 1 टेरिटरी एज ए मलेरिया फ्री, मतलब 45 कंट्री और 1 टेरिटरी को लेकर। डिस्पाइट मलेरिया जॉर्जिया एक्सपीरियंस री इमरजेंस, ये सारा चीज है। जॉर्जिया टस्कान डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स जो मलेरिया वो चीज है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 इंडियन वुमेन मेक इट टू फोर्ब्स 50 ओवर ग्लोबल लिस्ट। तो फोर्ब्स मैगजीन के भी रैंकिंग कभी कभी सवाल आता है। फोर्ब्स 50 की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर भारत के 3 महिला जो टॉप 50 में जिनका नाम है। तो इसमें तो सबसे पहले जो देखिएगा भारत के अगर हम बात करें इंडियन वुमेन, उर्मिला असर, प्रॉपरली नोन एज द गुज्जू बैन, फाउंडर ऑफ द गुज्जू बैन द नाश्ता, रैंक 3rd। किरण मंजूदार की हम बात करें, बाइकॉन, बाइकॉन जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनकी वो फाउंडर एंड द मेंबर, उनको वो है मंजूदार 32 रैंक, एंड शीला पटेल 37। तो भारत के तरफ से जो गुज्जू बहन है उनका रैंक कितना है, रैंक 3rd, रैंक 3rd। अगर हम टॉप की बात करें तो क्रोएशिया अब्दुल करीम, एक्सपर्ट इन इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमिक, टॉप ऑफ द HIV को लेकर वो रैंक 1st है, याद रखिएगा। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड और ये से भारत की तरफ से 3 महिला है, पहला गुज्जू बैन, दूसरा किरण मंजूदार और 3rd शीला पटेल। Tripura becomes the first northeast state to sign MOU with भाषनी for the multi language। तो हमने कल भाषनी ऐप पढ़ा था पिछले वीडियो में, द इंपॉर्टेंट AI यूज करके लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना और इजिली ट्रांसलेट करना। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने भाषनी ऐप को यूज करके मल्टीलिंगुअल वो चीज में आगे बढ़ा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। 8वां स्टेट है ओवरऑल, 8th इंडियन स्टेट और फर्स्ट इन द त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट। आईसीसी अवार्ड, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी अवार्ड में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। अगर हम ओवरऑल सबकी बात करें तो भारत से 3 इंडियन क्रिकेटर है जिनको ये अवार्ड मिला, जिसमें जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ साथ में टेस्ट क्रिकेटर। तो ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को, और टेस्ट क्रिकेटर भी जसप्रीत बुमराह को। स्मृति मानधन एक वुमेन की बहुत बड़ी प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, उनको क्या मिला है, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन का। अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें, जो आपने देखा होगा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अमिला केर न्यूजीलैंड की ओवरऑल आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये महिला में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, और ये पुरुष में जसप्रीत बुमराह, और साथ साथ में इनको क्या मिला है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो बुमराह ओवरऑल आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और न्यूजीलैंड की रेचल हेओ फ्लिंट, उनको मिला है क्या, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। याद रहेगा, नाम थोड़ा सा टफ है, रसल याद रखिएगा ना, इतना में तो काम हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को तो नाम याद रहेगा अगर आप क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट पसंद करते। नेक्स्ट बात करते, इसरो कंप्लीट 100 मिशंस, GSLV 15 सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो के माइलस्टोन में, इसरो के सक्सेस में एक बहुत बड़ा सक्सेस आया है। इसरो हैड कंप्लीटेड 100th मिशन, 100 लॉन्च मिशन, आप अगर ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-15 कैरिंग NVS-2 सैटेलाइट फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड, 3rd लॉन्च पैड भी बन रहा है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, फ्रॉम श्रीहरिकोटा विद सक्सेसफुल लॉन्च, और ये 100वां लॉन्च था। तो सवाल ये भी आ सकता है कि 100वां लॉन्च इसरो का कहां से हुआ है, तो सतीश धवन हरिकोटा। दूसरा सवाल यह आ सकता है कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो NVS-02 सैटेलाइट। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, तो GSLV
F-15। तो ये सारा चीज आ सकता है 100वां लॉन्च से। और ये 100वां लॉन्च हमने किस दिन अटेम्प्ट किया, या आप बोल सकते हैं अचीव किया, 29 जनवरी 2000 17th फ्लाइट था। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीएसएलवी रॉकेट इंडिजिनस एनवीएस, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 100वां लॉन्च है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है इन द स्पेस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। साउथ अफ्रीका का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है मीरकाट, डिस्कवर्स इन थाजो गैलेक्सी। याद रखिएगा, ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ ऑफ द अफ्रीका में आता है ये। अगर लोकेशन हम बात करें, उसका एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है मीरकाट, जिसने एक फाउंड किया है इंपॉर्टेंट गैलेक्सी जिसका नाम है इन काथाजो INKAT गैलेक्सी। याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। टेलीस्कोप का जो नाम है, क्या नाम है? मीरकाट, MEERKAT। मीरकाट टेलीस्कोप ने फाउंड किया है एक नया गैलेक्सी जिसका नाम है इनकाथाजो। याद रहेगा, इनकाथाजो, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बात करते हैं, नासा डिस्कवर्स LID 568 सुपर मासिव ब्लैक होल। तो सीधे सवाल आ सकता है, LID 568 क्या है? तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट मैसिव ब्लैक होल है। और कौन इसको फाउंड किया है? तो नासा। सीधे सवाल आ जाता है, LID 568 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, या एक सेमीकंडक्टर चिप, या कोई गैलेक्सी? तो क्या है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। और किसने फाउंड किया? नासा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड, इंडियाज फर्स्ट कंपनी to develop hydrogen transport pipes. Very very important. Tata Steel becomes the India's first to develop hydrogen transport pipe. तो भारत की टाटा कंपनी जो है उसने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप लॉन्च किया, और उसका नाम क्या रखा गया है? API XE65 ERW। तो प्योर गैसियस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, और टाटा कंपनी पहला है भारत की जिसने इस हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को लॉन्च किया। ये देखिए फोटोज। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 76 रिपब्लिक डे में हमने देखा 26 जनवरी से पहले हमने 25 जनवरी देखा। वोटिंग का थीम देखा, 2025 वाला सेम था, नेशनल वोटर्स डे। 15वां नेशनल वोटर्स डे था। 26 जनवरी को हमने देखा कि पद्मा अवार्ड से सारे लॉन्च किए गए। उसमें शारदा सिन्हा जो बिहार की हैं, मृत्यु उपरांत उनको पद्म विभूषण मिला। उसके जो रिपब्लिक परेड में जो चीफ गेस्ट है वो कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, 76th रिपब्लिक डे परेड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। अगर हम बात करें तो वो परेड होता है, तो झांकी जो निकलता है, उस झांकी में अभी देखा होगा हर मिनिस्ट्री के द्वारा, हर स्टेट के द्वारा कुछ ना कुछ झांकी लाया जाता है। फिर उस झांकी में जो सबसे बेस्ट झांकी होता है उसको अवार्ड मिलता है। तो इस बार 76 रिपब्लिक डे में किसे ये अवार्ड मिला है? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसको 2026 में 76 रिपब्लिक डे में बेस्ट टेबलो का अवार्ड मिला है। और सबसे नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन है मिनिस्टर? बताइए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? जुआल ओरम। याद रहेगा, बहुत सारे मिनिस्ट्री को लेकर भी हमने चर्चा किया, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे सवाल से, उसको देखते चलते हैं। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, जिसका नाम रखा गया दिशा स्कीम।
दिशा को अगर आप फुल फॉर्म कीजिएगा क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक। इसका क्या काम है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन, ऑर्गेनाइज टू 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज एस्टेब्लिशमेंट, दिशा स्कीम। तो दिशा स्कीम का जो मेन पर्पस है टू सेलिब्रेट आवर 75th कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था 1950 में, उसके बाद हमने नाम क्या दिया, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन अंडर दिस दिशा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, एम टू सिक्योर जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये सब चीज याद रखिएगा, न्याय बंधु, लीगल लिटरेसी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर्स। क्या है, मिशन दिशा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। पंचायत से पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर हैज इनॉग्रेटेड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सेक्रेटरीट। एक हमने न्यूज पढ़ा था पार्लियामेंट से लेकर स्पीकर को लेकर, ये सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सबमिट हो रहा है, और 2026 में कहां होने वाला था, न्यू दिल्ली, भारत। पढ़ा था ना, एक इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे भी एक को रिलेटेड न्यूज है पंचायत से पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा, very very important. China has approved the construction of world largest dam and world biggest infrastructure in Medong region of Tibet. तिब्बत आपको पता है वहीं पे ब्रह्मपुत्र है अपर साइड में, इसलिए हम ब्रह्मपुत्र के वाटर को कंट्रोल को लेकर हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम और बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर मेडोंग रीजन में, तिब्बत। और बनाने वाला देश कौन है, चाइना। ओके, नेक्स्ट ये हमने पढ़ा था वेपीआई बेस ईयर रिवीजन, जिसके लिए इंपॉर्टेंट रमेश चंद, ये सारा हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। वर्किंग ग्रुप, ये सारा चीज क्यों हम ये मूव कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स अगेन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस, इसमें बिहार का रैंक 13वां था, ये भी डिस्कस किया, उड़ीसा टॉप किया है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, एक इंपॉर्टेंट सर्वे हुआ है जिसपे हाउस होल्ड कंजप्शन एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया, एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इन्होंने बताया है कि एज पर मंथली पर कैपिटा रूरल में कितना है, 4122 रुपया, अर्बन में 6996। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडिया सिक्योर्स 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस वर्ल्ड बैंक। तो भारत कितना ग्लोबल रेमिटेंस मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया। तो जितना भारत सबसे रेमिटेंस आता है उसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया, कतर, यूएई ऐसे देशों से आता है जो वेस्ट एशिया। और भारत वर्ल्ड का कितना परसेंट रेमिटेंस है, 14.3%। 14.3%। टॉप 5 रेसिपिएंट्स की बात करें तो 129 बिलियन, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस। तो भारत सबसे ज्यादा पैसा रेमिटेंस में मिलता है, वहां के जो डायस्पोरा है वो भेजते हैं। अगर हम चाइना का शेयर की बात करें तो वो घट गया है, घटेगा ही, लक्षण ही ऐसा ही है तो घटेगा क्यों नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है, आईआईटी मद्रास के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, कौन है इसके मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान। उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री के बीच में और आईआईटी मद्रास में, और एक इंपॉर्टेंट वो लॉन्च किया गया, इसका नाम है विस्तार। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एआई ऑगमेंटेड एंड एवरी स्टेट कैन बिल्ड देयर ओन एग्री एडवाइजरी नेटवर्क। ये एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस क्रिएट किया गया फ्रॉम द आईआईटी मद्रास एंड कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। इसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। यूरोड्रोन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया हैज ज्वाइंड यूरोड्रोन प्रोग्राम एज ए ऑब्जर्वर मेंबर। याद रखिएगा, ऑब्जर्वर मेंबर। यूरोड्रोन क्या है, यूरोड्रोन और यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इज ए ट्विन टर्बोप्रैप मेल अनमैन्ड। अब अगर यूरोड्रोन प्रोग्राम की बात करते हैं तो 4 नेशन इनिशिएटिव है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। इसी में भारत क्या बना है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भाई, तो एक इंपॉर्टेंट यूरोड्रोन प्रोग्राम है जिसका इंपॉर्टेंट मेंबर ऑब्जर्वर भी भारत बना, इसके बाद मेंबर बनेगा। संजय सिस्टम,
सन डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च ए संजय एंड एडवांस बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। संजय का अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको महाभारत में याद आ जाता है। जब धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र का सारा वर्णन चाहिए था तो संजय के पास ये शक्ति था कि यहीं पे खड़ा होकर वो चीज़ों को देख सकते हैं। तो वहीं से इंस्पायर हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लॉन्च किया संजय सिस्टम, एक सर्विलेंस सिस्टम है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम टू इनहांस द इंडिया आर्मी। ये क्या नाम है इसका? संजय सिस्टम। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी ये भी हमने पढ़ा था पिछले ही वीडियोस में, इसको जरूर देखिएगा। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। पीयूष गोयल जो है इसके मिनिस्टर हैं। क्या होता है नेशनल? एक नया इनॉग्रेटेड टर्मेरिक बोर्ड हुआ, चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आयुष मिनिस्ट्री से भी रहेंगे, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से, ये सारे से रहेंगे, कॉमर्स इंडस्ट्री से भी रहेंगे। हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका चेयरपर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ? निजामाबाद। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर अभी हमने पढ़ा है, ये भी हमने सारे ये न्यूज हमने डिस्कस कर लिया। इंडियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, इंडियाज coastline recalculated. India's coastline has been recalculated from 7,516 kilometer in 1970 to 11,098 in 2023. तो 44% का इंक्रीज हुआ है भारत के कोस्ट लाइन में। एंड दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी जो मेजर यूज किया गया। अगर वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड था हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेसिक न्यूज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात रिटेन्स एज द हाईएस्ट लॉन्ग। तो आपको पता था पहले जैसा था तब भी गुजरात नंबर 1 था, और अब जो बढ़ के 11,000 हुआ है तब भी नंबर 1 गुजरात है। लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज कोस्ट लाइन किस में हुआ है? वेस्ट बंगाल में। तो ये प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग हैव बीन केप्ट वर्ल्ड मॉन्यूमेंट। अभी हमने पढ़ा है गुजरात का और मूसी रिवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया फर्स्ट कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस। तो गुजरात सेट टू कंडक्ट कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स एट द मराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर। तो ये गुजरात देश में सबसे पहले करने वाला ये एक इंपॉर्टेंट सर्वे है। वाटर बर्ड्स होता क्या है? एक सैंड पाइपर्स है जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स टिपिकली कोस्टल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट न्यूज इन द जनवरी सेक्शन इज क्लासिकल स्टेटस टू द मराठी लैंग्वेज। तो इससे पहले जितने लैंग्वेज थे 6, उसमें नया जोड़ा गया है एंड उसमें क्लासिक मराठी लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट जनवरी। सारे चीजों को हमने बहुत होलिस्टिक वे में डिस्कस किया है, अच्छे पॉइंट्स को समझा है और उसके थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर फरवरी। ऐसे करके हम सारे मंथ को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। क्या जाएगा? सारा चीजें को हमने पढ़ा, इकोनॉमी, आईआर, इंडेक्सेस, रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, नेशनल, और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी गो फॉर द बिहार स्पेसिफिक होलिस्टिक वे में डिस्ट्रिक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारे न्यूज को हम कवर करेंगे। तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं जाने वाला इन द करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़िए। द पीडीएफ विल बी अपलोडेड टुडे, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाइए, कोई सवाल नहीं छूटेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू मंथ विथ न्यू वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।